नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय विजय सिंह में। और हम आपके सामने आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ, जैसे बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार, मूल का मतलब जैसा कि होता है जड़, और अधिकार का राइट का मतलब होता है अधिकार। मूल मतलब जो व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है, अर्थात जिनके बिना व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता है, उसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। मूल अधिकार, कोई भी मूल अधिकार हो या किसी प्रकार का मूल अधिकार हो, मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अर्थात किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उस समाज के व्यक्ति का विकास ना हो। और व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार व्यक्ति को चाहिए वह है मूल अधिकार। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार छीन लिए जाएं तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है जैसे कि एक प्रिजनर होता है जिसे एक जेल में कैद कर दिया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को जेल के अंदर अगर कैद कर दिया जाए तो उसका जीवन का समग्र विकास होना असंभव है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट अगर छीन लिए जाएं या कम कर दिए जाएं तो उस व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान में, जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यह व्यक्तियों पर लागू होते हैं, यह किसी संस्था पर लागू नहीं होते हैं। अगर एक रेयर इन द रेयरेस्ट केस में आर्टिकल 26 को देख लिया जाए तो बाकी आर्टिकल ऐसे हैं कि जो सिर्फ व्यक्तियों पर लागू होते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति को बोलने के लिए, चालने के लिए, घूमने फिरने आदि की जो स्वतंत्रता होती है वह मूल अधिकार के अंतर्गत ही आती है। इसलिए जैसे कि जीवन है, और ये जीवन अगर हम जी रहे हैं तो ये जो जीवन जीने का अधिकार है यह भी एक फंडामेंटल राइट है। अर्थात जीवन जीने के अधिकार को भी भारतीय संविधान के द्वारा और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह फैसला दिया गया कि जीवन जीने का जो अधिकार है, यानी कि लाइफ विथ डिग्निटी, और जीवन ही नहीं बल्कि गरिमामय जीवन जीने का जो अधिकार है वह हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि मूल अधिकार न्यायालय में बाध्य योग हैं और इन मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति छीन भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी और सरकार भी इन मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती है। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फंडामेंटल राइट। देखते हैं कि सर्वप्रथम आज सिर्फ हम इस वीडियो के माध्यम से इतना समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है, अर्थात मूल अधिकारों का परिचय समझेंगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं, अर्थात जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, अगर कोई पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उस भाग का नाम है भाग 3। अगर कोई यह पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का जिक्र है भारतीय संविधान में, तो कहेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र है। लोग कहें कि मूल अधिकारों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो ये याद रखना कि मूल अधिकारों को हमेशा 6 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। यानी कि मूल अधिकार जो कि भाग 3 में दिए गए हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। आगे हम इस बात की
चर्चा करेंगे कि 6 प्रकार वे कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक कितने प्रकार दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में अभी यह ध्यान रखो कि मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में 6 प्रकार के दिए गए हैं, यानी कि डिवाइडेड इन 6 कैटेगरी फंडामेंटल राइट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूल अधिकारों का इतिहास क्या है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में हमें मूल अधिकारों का जिक्र मिलता है और मूल अधिकारों को सर्वप्रथम कराची अधिवेशन जो कि 1931 में आयोजित किया गया था, यहाँ पर मूल अधिकारों को सर्वप्रथम समाहित किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन भी एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखेंगे कि मूल अधिकार क्या नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे। तो यस, मूल अधिकारों का जिक्र नेहरू रिपोर्ट में था और सर्वप्रथम कराची अधिवेशन 1931 में इसका जिक्र किया गया था। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार भारतीय संविधान में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो कि ये क्वेश्चन ये आता है कि किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को यानी कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये समझेंगे मैग्ना कार्टा का मतलब होता क्या है, क्योंकि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता क्या है ये समझेंगे। तो मैग्ना कार्टा यानी कि ब्रिटेन में एक अधिकार था जिसे हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, यानी कि जो अमेरिका में जो संविधान था, तो अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इन्हें वहां बिल ऑफ राइट्स बोला जाता था। क्योंकि मैग्ना कार्टा इसलिए बोलते हैं कि मैग्ना कार्टा मैग्ना यानी कि फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा क्या है, एक फ्रांस भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा, और इस मैग्ना कार्टा का फ्रांसीसी भाषा में अर्थ होता है अधिकार। अधिकार क्या होता है, मैग्ना कार्टा का फ्रांसीसी भाषा में अर्थ होता है अधिकार। लेकिन इस शब्द को यानी कि मैग्ना कार्टा शब्द को सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रयोग किया गया था, इसलिए फंडामेंटल राइट को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि यह नेचुरल होते हैं। अच्छा, इन्हें पब्लिक और गवर्नमेंट छीन नहीं सकती है। पब्लिक का मतलब सही, जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक था तो उससे क्या होता था कि 3 तलाक से क्यों तलाक 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 की बिद्दत जो खत्म किया सरकार ने, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरी व्यक्ति के अधिकार को कम किया जा रहा था या छीना जा रहा था, इसलिए तलाक की बिद्दत को यहाँ पर खत्म किया है। हालांकि अभी इसके 3 प्रकार होते हैं, इसमें से एक ही प्रकार खत्म हुआ, तलाक की बिद्दत यानी 3 तलाक अभी खत्म हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि मूल अधिकारों को क्या कोई सस्पेंड कर सकता है या निलंबन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मूल अधिकार के निलंबन का अधिकार प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति को होता है। क्वेश्चन कई बार आया है और ध्यान रखना। तो मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित क्यों किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अगर कोई देश के विरुद्ध बोलता है या कोई ऐसा मतलब या ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी करता है घूमने फिरने की जो देश की एकता और अखंडता के विपरीत हो, तो क्या है, प्रेसिडेंट मूल अधिकारों का जो सस्पेंड यानी कि निलंबित कर सकते हैं। और यह अधिकार प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 359 के तहत भारतीय संविधान में दिया गया है। अब कोई पूछेगा कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो स्पष्ट आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, अनुच्छेद 359 के तहत कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आया है कई बार में कि वो कौन से 2 मूल अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि अनुच्छेद 20 और 21 2 ऐसे अनुच्छेद हैं
कि राष्ट्रपति इनका निलंबन नहीं कर सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मूल अधिकार वे कौन से मूल अधिकार है जो स्वतः ही जब आपातकाल की घोषणा होती है तो स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है, तो वह है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है, जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत होती है तो मूल अधिकार अनुच्छेद 19 स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखने योग्य है कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन से वे मूल अधिकार हैं जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, 20 और 21। वह कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल की घोषणा होती है स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है, तो अनुच्छेद 19। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, संसद। संसद को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि चूंकि अगर कोई बात ऐसी हो कि वो देश की अखंडता के या देश के लिए या किसी भी समुदाय के लिए अगर कोई भी ऐसा अधिकार है जो कि उसके लिए उसे कमजोर बनाता है या कम करता है, तो देश की एकता और अखंडता और दूसरे व्यक्ति के जीवन को गरिमामय होने के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध संसद लगा सकती है। जैसे अगर बाय द वे किसी आंतरिक दंगा हो गया किसी बाहरी कंट्री के द्वारा, मान लो कि चाइना ने आक्रमण कर दिया, तो उस समय ये हो सकता है कि जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया हो तो उस क्षेत्र पर किसी भी देश की एकता और अखंडता को देखते हुए हो सकता है कि व्यक्तियों की आवाजाही पर, संचरण पर, बोलने चालने पर, संगम या संघ बनाने पर जो मूल अधिकार है उनको संसद द्वारा रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध किया जा सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद लगा सकता है। अब देखें, अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार छीनता है, तो बाय द वे एक व्यक्ति ये है और उसने बी का मूल अधिकार छीन लिया है, तो ये कहाँ जाएगा, अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान में, और रक्षा की गारंटी करने का अधिकार किसका है, कौन है मूल अधिकारों का रक्षक, तो मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जब मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी के लिए व्यक्ति सीधा जा सकता है, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट में कुछ चार्ज लग सकता है या कुछ पैसा खर्च हो सकता है, इतना जहाँ तक कि मेरी नॉलेज के अनुसार है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य है कि नहीं है, तो वाद योग्य का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या छीना जाता है तो वह कोर्ट में केस दायर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल मूल अधिकार हम पहले ही बता चुके हैं कि मूल अधिकारों का किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार छीना जा सकता है तो वह कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस दायर कर सकता है। और कोई भी संस्था, अगर कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सरकार को यह आदेश दे सकती है कि वह मूल अधिकारों के लिए कोई नियम और कानून बनाए जिससे कि जनता के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अनुच्छेद 12 से लेके जो 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, क्रम बाय क्रम एक एक करके हम एक डीपली और एक समझ को डेवलप करते हुए अनुच्छेद क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे कि जैसे अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन दी गई है फंडामेंटल राइट के। अनुच्छेद 13 में क्या
कहा गया है, अनुच्छेद 13 में अलगीकरण की बात कही गई है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, समानता की बात कही गई है, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के बारे में। इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम हम आगे देखते जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।